जय हिंद प्यारे साथियों। आज रिट L1 का जो एग्जाम हो चुका है और हम आपके सामने ईवीएस की जो आंसर की लेके आए हैं। कुछ टाइम तो लगा है क्योंकि बच्चों से क्वेश्चन हमने एकत्रित किए तो कुछ समय लग गया क्योंकि पेपर आपको मिला नहीं था। और भाई साहब क्या बात करते हैं, साइंस के जो क्वेश्चन आए हैं वो मैंने जो शॉर्ट नोट्स दिए थे उसमें भर भर के क्वेश्चन। और इसी तरीके से L2 में मैंने 5 मेगा टेस्ट जारी किए हैं, देखना वहां से कितने क्वेश्चन आते हैं। वो क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक से मैं आपको करवाता हूँ साइंस, तो बड़े मजा आ जाएंगे। अब आंसर की देखते हैं हम, ठीक। तो साइंस के सबसे पहले विटामिन डी की कमी से मैंने आपको बार बार कहा था, ऑनलाइन कोचिंग हो या ऑफलाइन कोचिंग हो, दोनों में मैंने आपको बताया था कि विटामिन के संबंधित पोषक तत्वों में विटामिन की कमी से रोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग होता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं था, L1 के अंदर ये ऑप्शन में मिल जाएगा। ये अगर ऑप्शन में नहीं था तो उसका ओस्टियोपोरोसिस या ओस्टियोमलेशिया वाला ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद में चीरने फाड़ने के दांत। मैंने जब टेस्ट लिया था मेगा टेस्ट, उसके अंदर ये क्यों दे रखा है भी दांत के सॉल्यूशन के अंदर पूरा समझा भी रखा है, कर्तक, रदनक, अगर, चौणक और टौणक। ये जो कुत्ते के अंदर अधिक विकसित होते हैं ये दांत, चीरने फाड़ने के दांत रदनक होते हैं, रदनक। इसके बाद में अस्पताल में दहोनी की तीव्रता। ये कक्षा 8 की बुक से प्रश्न पूछा गया है। दहोनी की तीव्रता से एक मैंने टेलीग्राम पर मैंने एक सारणी डाली थी, वहां से ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन पे डिपेंड करता है। मैं आपको बता देता हूँ, 60 जो डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो सामान्यतः बातचीत में 60 डेसिबल की ध्वनि होती है। कान कोई इतनी ध्वनि प्रिय होती है। इसके बाद में 80 डेसिबल से अगर ध्वनि ऊपर चली जाती है तो उसका नाम शोर दे दिया जाता है। और अस्पताल की बात करें तो डब्ल्यूएचओ ने ये कहा था कि 45 डेसिबल की जो ध्वनि है वो तो दिन के लिए सही है, और 35 डेसिबल की ध्वनि है वो रात्रि के लिए सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन में क्या दे रखा था? मेरे हिसाब से तो ये 60 के लगभग आपको ऑप्शन मिलेगा। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर 60 दे रखा था, 70 दे रखा था, 80 दे रखा था, 90 दे रखा था। इसका सटीक आंसर होगा वो 60 डेसिबल ही होगा, या इसके आर बार जो ऑप्शन दे रखे वो हो जाएंगे। बछेंद्री पाल कब एवरेस्ट पे चढ़ी? ये बछेंद्री पाल कब चढ़ी थी एवरेस्ट पे? इसका आंसर है 1923 में ही, 1984 ये एवरेस्ट पे गई थी बछेंद्री पाल। इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वग्राही एंटीबॉडी, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये क्वेश्चन आया ही नहीं था, कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन भेजा है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी भी मैंने सारणी है वो डाली हुई थी, क्योंकि हमें इतना तो पता है कि ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते हुए इतने दिन हो गए हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाए हैं, तो हमें पता है कि कहाँ से क्वेश्चन फंसेगा भी L1 और L2 के अंदर। तो सर्वग्राही एंटीबॉडी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सर्वग्राही अगर आपको रक्त समूह पूछा जाए, रक्त समूह पूछा जाए तो एफ बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। पर ध्यान रखना, एफ बी के अंदर है ना, एफ बी के अंदर एंटीजन होती है ना, वो तो ए और बी होती है भी, ए और बी होती है। इसके अंदर एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है, एंटीबॉडी पाई ही नहीं जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आया हुआ है तो उसका आंसर एफ बी होगा भी। ये एंटीबॉडी तो नहीं आया हुआ होगा, यहाँ एंटीजन मिल सकता है आपको। ई एन वी आई एस की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इसकी फुल फॉर्म का क्या होगी? इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद में चांद पर कौन चढ़ा था? ये बस एल्ड्रिन चढ़ा था, ध्यान रखना। कब चढ़ा था ये? 1969 में चढ़ा था, ठीक है, एल्ड्रिन। तो ये तो मैंने आपको साइंस के क्वेश्चन करवा दिए हैं। और देखना कि आज जो शाम वाली पारी है, कल साइंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हूबहू। मैंने जो 5 टेस्ट दिए वैसे वहां से एक एक क्वेश्चन मैं आपको विथ प्रूफ डाल दूंगा, वहां से ही प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि वो मैंने एनसीईआरटी से मैंने सार निकाला है। अब कुछ जीके के क्वेश्चन है वो आपको महावीर जी सर पढ़ाएंगे, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंगों के अंदर ईवीएस और जीके के एक्सपर्ट माने जाते हैं, वही यहाँ आपको पढ़ाते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। सबसे पहले सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने साइंस के क्वेश्चन करवाए हैं। और इनके जो क्वेश्चन इनके द्वारा करवाए गए थे और इनके द्वारा जो क्लासें ली गई थी, हमें बहुत बड़ा गर्व हो रहा है कि इन्होंने जो क्वेश्चन जिस प्रकार के हिट दिए थे बच्चों को भी इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, और वास्तव में उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम बात करते हैं जीके पार्ट की, बात करेंगे अब सबसे पहले अपन। तो इसमें साइंस के क्वेश्चन अपन छोड़ते जाएंगे, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन पहले आपको सर ने करवा दिए थे। और इसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जो आपने एग्जाम दिया है, जिस अपेक्षा से आपने मेहनत की थी, उसकी आपको सारांश मिले, उसकी सफलता मिले। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुष्प या राज्य पुष्प। राज्य पुष्प पूछा गया था मेरे हिसाब से, राज्य पुष्प पूछा गया है। तो राज्य पुष्प कौन सा हो गया? रोहिड़े का फूल हो गया। राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा का
फूल। रोइडन है, राजस्थान को सागवान भी कहें, राजस्थान को सागवान भी कहें रोइडन है। और रोइडा को जो फूल है वो राजस्थान को राज्य पुष्प माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर देखो इंगमा मतलब बहुत ही सुंदरता व्यक्त करे हो, रोइडा उसको फूल है। और अब हम बात कराएंगे राष्ट्रीय पुष्प की। तो राष्ट्रीय पुष्प अगर पूछा था ने तो कमल का फूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कमल का फूल। कमल का फूल है वो राष्ट्रीय पुष्प है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान की सबसे गहरी या बड़ी बावड़ी। ये गहरी पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, और बड़ी बावड़ी पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी और गहरी बावड़ी है वो है चांद बावड़ी। और चांद जो बावड़ी है वो कहाँ पर है? आप कहोगे सर कहाँ पर है चांद बावड़ी? तो ये आबानेरी दोसा के अंदर है। आबानेरी दोसा। आबानेरी दोसा के अंदर राजस्थान की सबसे सुंदर बावड़ी के नाम से विषय जाना जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी, सबसे अधिक कलात्मक बावड़ी, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन इनसे आते हैं। और ये कई बार सीधा पूछ लेता है कि चांद बावड़ी कहाँ है आबानेरी दोसा के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर बावड़ियों का क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है आगे क्षत्रियों का क्वेश्चन भी पूछ ले आपको, या फिर दुर्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये चांद बावड़ी वाला हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं पांडुपोल का मेला कहाँ भरता है। पांडुपोल का मेला भरता है, अगर आपको कोई स्थान का नाम दिया गया तो सरिस्का, सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर ये भरता है। और सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है? अलवर के अंदर। अगर आपको जिले दिए गए हैं तो इसमें अलवर आएगा, ठीक है। और पांडुपोल जो हनुमान मंदिर है, पांडुपोल हनुमान मंदिर है, ये पांडुपोल आता है पादुपोल आता है क्योंकि वो तो टाइपिंग के हिसाब से होता है, ठीक है। तो इसका जो इसमें लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति है, लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति है। और यहाँ पर एक चीज और है, नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यानी पांडुपोल हनुमान मंदिर है, उसका मेला भरता है सरिस्का अलवर के अंदर, ठीक है ना। और ये मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को भरता है भाई, अष्टमी को, ठीक है। ये भी आपको आगे त्योहारों के बारे में पूछ सकता है, तिथि पूछ सकता है कि कौन सा त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है। उसके बाद में अपन बात करें पन्नाध्याय बाल योजना कब लागू की गई। तो ये पन्नाध्याय बाल योजना है, इनकी शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 4 सितंबर, 4 सितंबर 2024, 4 सितंबर 2024 को पन्नाध्याय बाल योजना लागू की गई, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं दरबारा सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो दरबारा सिंह क्या थे? राजस्थान के राज्यपाल थे। दरबारा सिंह राजस्थान के क्या थे? राज्यपाल थे दोस्तों। और राज्यपाल ये बने थे यानी मई 1998 में, मई 1998 में ये 24 मई को इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। तो ये पूछ रहा है कि दरबारा सिंह राजस्थान के राज्यपाल थे, लेकिन राज्यपाल से पहले कहाँ के मुख्यमंत्री थे? यही तो पूछेगा। राज्यपाल से पहले ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो ये दरबारा सिंह है, ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे भाई। पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे दरबारा सिंह जी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें आपको राज्यपाल का अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आगे पूछेगा तो राज्यपाल से संबंधित और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसका क्रम ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इल्लो जी। इल्लो जी इनके हैं छेड़छाड़ का देवता, छेड़छाड़ का देवता है जिसकी होलिका ही, होलिका को पति माने जाए भी। तो छेड़छाड़, छेड़छाड़ वाला देवता इसको माना जाता है, ठीक है। और इस छेड़छाड़ वाले देवता का मुख्य जो मंदिर है वो बाड़मेर के अंदर है। अब इसका मेला कहाँ भरता है? तो बाड़मेर के अंदर इसका मुख्य मेला भरता है इमलोह के अंदर, ठीक है ना। तो ये इमलोह के अंदर, बाड़मेर के अंदर इसका मुख्य मेला भरता है इलो जी का, ठीक है ना। तो इलो जी छेड़छाड़ का देवता, होलिका का पति माना जाता है। और ज्यादातर प्रेमी लोग हैं वह इनकी क्या करें, पूजा करें, या फिर इनकी कोई धोख धोख लगा गया हमें, ठीक है। और कोई थाने कोई इन बारे में कोई और ज्यादा नॉलेज है जगह बड़ मेरे का बच्चा है तो वह थे कमेंट के अंदर बता सको, सजेशन बता सको थे, ठीक है। नहीं कोई और क्वेश्चन थारक है तो भी थे इन बारे में नीचे कमेंट करके, और क्वेश्चन जगह आइडा है वह भेज सको थे, ताकि मैं थाना बिंग उत्तर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर दे सका, ठीक है। नहीं तो जिक्का थारा पर्सन याद है तो वह थे कमेंट बॉक्स में जरूर डालियो, वो मारो थारू रिक्वेस्ट है, ठीक है। नहीं तो सर्वग्राही एंटीबॉडी ये आपको सर ने बता ही दिया था। उसके बाद में बागड़ की मीरा, बागड़ की मीरा, बागड़ की मीरा किसको कहा जाता है? गौरी देवी को कहा जाता है भाई। गौरी देवी है उसको क्या कहा जाता है? वागड़ की मीरा कहा जाता है। भैया तो वागड़ है, वागड़ और वागड़ में अंतर है, लेकिन वागड़ की मीरा कहते हैं और वागड़ की मीरा कोई बात को नहीं, जो भी दीव है गौरी देवी है। और राजस्थान की मीरा है वह कौन है? वह तो राजस्थान की मीरा है जी, तो मीरा ही। अब आप बात करें आर, आर एस
आरएसआरटीसी की स्थापना कब की गई थी? आरएसआरटीसी की स्थापना की अगर अपन बात करें तो ये 1 अक्टूबर 1964 में की गई। तब यानी राजस्थान रोडवेज की शुरुआत करी और राजस्थान परिवहन की शुरुआत करी, ठीक है नहीं। तो यानी राजस्थान में लोगों के लिए जो की परिवहन सेवा है बिंगी शुरू करने खातर किंग शुरुआत करेगी आरएसआरटीसी की शुरुआत यानी वो गठन हो 1 अक्टूबर 1964 के अंदर। यानी इन अलावा अगर तन संस्था को नाम पूछा तो आपने एक यहाँ आरपीएससी है, आरपीएससी के बारे में पूछ लिया तो दिसंबर 1949 के अंदर हुई, ठीक है नहीं। तो बा भी थाने याद रखनी है। अब अपन बात करें बहुबुद्धि को सिद्धांत, एक वो प्रश्न आए हुए यानी साइको को संबंधित है, कोई बच्चा बतायो कि भी बहुबुद्धि को सिद्धांत गुरु जी पूछो कण करियो। तो बहुबुद्धि को सिद्धांत सीधी सी बात है हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। इसने हार्वर्ड गार्डनर हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। बहुबुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, द्विआयामी सिद्धांत और जैसे ए व बी का सिद्धांत, ठोस व तरल बुद्धि का सिद्धांत, ये आपको याद करने पड़ेंगे। यानी इससे संबंधित ये जरूरी नहीं है आपको बहुबुद्धि का पूछे, आगे वाले पेपर के अंदर ही सिद्धांतों में से कोई भी सिद्धांत आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो बुद्धि से संबंधित जो सिद्धांत हैं वो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। तो ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यानी राजस्थानी भाषा के 2 प्रश्न पूछे गए। एक तो पूछा गया है तो निम्न में से कौन सी राजस्थानी भाषा नहीं है या राजस्थानी बोली नहीं है। सीधी बात है राजस्थानी भाषा तो राजस्थानी है ही, लेकिन इनकी भाषा की बोली पूछे जाए, ठीक है नहीं। तो इन अंदर आप बात करें तो बहुत सारी बोलियां हैं जी, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, आड़ोती है, ठीक है, ढूंढाड़ी है, तो एक मेवाती है, ए अपने राजस्थान की बोलियां हैं। तो इनके अलावा अगर आप बात करें तो यहाँ जो प्रश्न दिया गया था उसमें मैथिली था। ऑप्शन में सर ये बच्चे ये बता रहे थे सर मैथिली दिया हुआ था, तो मैथिली राजस्थान की भाषा या बोली नहीं है, बाकी सारी क्या है राजस्थान की भाषा या बोलियां हैं। एक ये निम्न में से कौन सी राजस्थानी भाषा नहीं है पूछा गया था, एक कौन सी है पूछा गया था। तो नहीं है के अंदर अगर आपको पूछेगा तो आएगा मैथिली, है के अंदर उसमें दे रखा था बाकी सारी अलग थी, एक ढूंढाड़ी दे रखा था, ढूंढाड़ी, ठीक है। तो ढूंढाड़ी है वो राजस्थान की भाषा या बोली है, और एक का उत्तर था मैथिली, ये आप ध्यान में रखना। अब बचेंद्र पाल का प्रश्न पूछा गया था, ये सर ने आपको बता दिया था 23 मई 1983 को के अंदर क्या है बचेंद्र पाल ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, ठीक है ना। तो राजस्थान की पहली पर्वतारोही थी जो माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया था। अस्पताल में डिब्बी डेसिबल सीमा ध्वनि थाना बताई दियो सर, में जो ऑप्शन है बिंग अनुसार थे देख लियो। राजस्थान का अजयगढ़ किस किले को कहा जाता है? अजयगढ़ को मतलब हो गया अजय, यानी जिसको जीता नहीं गया हो, और जिसको जीता नहीं गया वो है कौन सा है, वो है अपने लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग हो बिने अंग्रेज कभी भी फतेह कौन कर सका, बिंग कारण बिन के कही जान तो और हो घटायो भरतपुर के अंदर हो, ठीक है नहीं। तो अजयगढ़ दुर्ग है वो लोहागढ़ ने कहे जान तो भरतपुर के अंदर है, और जाटा शासन रेडो और इंग का जका गेट आ बे अंग्रेज भी कौन खोल सका। और इंगे मतलब मिट्टी के अंदर बनेड़ो किलो है, इंग अंदर ना तो कोई बारूद काम करती ना कोई और, चारों मेर खाई बनेड़ी है। तो ओ किलो थाने पूछो गयो है, तो इन किला के बारे में भी थाने ध्यान रखना है। मतलब अन्य किला भी थाने पूछे जा सकते हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। यानी जो दुर्गों की विशेषता है वहां से प्रश्न पूछा जाएगा। लीलावती के रचयिता कौन है? लीलावती, लीलावती एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ के रचयिता भास्कर आचार्य थे। कौन थे भाई? भास्कर आचार्य। भास्कर आचार्य के द्वारा लिखा गया था कौन सा ग्रंथ है? लीलावती, ठीक है ना। तो ये ब्रह्मांड से संबंधित इसमें जानकारी दी गई थी लीलावती के अंदर। तो लीलावती ग्रंथ है वो भास्कर आचार्य के द्वारा लिखा गया था, ये याद रखना है। अब जंगली मुर्गा हुआ ने पूछो था ने, तो जंगली मुर्गा है वह कटा पाए जाए, वह आपने पाए जाए माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू जो अभ्यारण्य है बिंग अंदर जंगली मुर्गा पाए जाए। इन अलावा थाने पूछो जा सके यानी गागरोनी तोते या जो अपन बोलते हैं ना जो हीरामन तोते होते हैं, तो वो गागरोन के आसपास पाए जाते हैं। तो गागरोन कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर। तो इसके अंदर है मतलब जो झालावाड़ के अंदर जो अभ्यारण्य है अपन कह सकते हैं आड़ोती का जो पठार है उसके ऊपर उपस्थित है, ठीक है ना। तो उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जैसे माउंट आबू के ऊपर ये पूछा गया है, एक आपको पूछा सकता है यानी जो इसकी विशेषताएं हैं अभ्यारण्यों से संबंधित है, जैसे
पीऊने सांप से संबंधित पूछा जाए तो आपको क्या राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में आपको बताना है। तो यानी इनकी विशेषताएं आपको पूछी जा सकती हैं। ठीक है, जैसे ये जितने भी अभ्यारण्य हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो उनके बारे में आपको एक बार क्या है देखना जरूर है। तो जंगली मुर्गे से संबंधित कौन सा अभ्यारण्य है, माउंट आबू। ठीक है, इनके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है भाई, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति है ये सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा नजदीक, तो नजदीक अगर अपन बात करें नजदीक आपको पूछा जा सकता है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है वो कौन सा है, बुध है। और सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है, बुध है। और इसके अलावा आपको पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो यानी ग्रहों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो आप एक बार फिर से देख लेना। इनके बाद में आपके बात करते हैं, एक ये रीजनिंग का प्रश्न किसी ने बताया था कि आपके मम्मी के भाई, आपके मम्मी के भाई आपके क्या हो गए, मामा। मामा की माँ, मामा की माँ क्या होगी, नानी। नानी से आपका क्या संबंध है, तो नानी और क्या हो गए थे, दोहिता हो गया भाई, दोहितर। तो यानी माँ मम्मी के भाई की माँ से आपका क्या संबंध है, तो वो आपकी नानी होगी। मम्मी का भाई आपका मामा हो गया और मामे की जो मम्मी है वो क्या होगी, नानी। तो नानी दो ही तो हो गया, तो दो ही तो डेढ़ है तो ठीक है, और नानी डेढ़ है तो ठीक है। ठीक है ना, जो भी संबंध है वो थाने पूछे गए है। अब वो चीरना फाड़ना दांत सर थाने बता ही दिया। साइंस का क्वेश्चन है जो केडी सर थाने बहुत अच्छी तरीके हूँ बताया। सिंचाई के परंपरागत साधन नहीं है, परंपरागत साधन कौन सा भाई, यानी अपन बात करा बावड़ी ही, तालाब हा, तालाब हा, कुआ हा, पूरा प्राचीन टाइम में कुआ भी होता। ठीक है नहीं, कच्चा जगह कुआ बोलता जोड़। ठीक है ना, और इन अलावा अपन बात करा तो अपनी प्राचीन परंपरागत विधि बिंग ये अपन बात करा पश्चिमी राजस्थान की। तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जी अपन बात करा पश्चिमी राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर जी ब्राह्मणों के द्वारा जी पद्धति काम में लाई जानती भी इनके कहता खड़ीन कहता। ठीक है नहीं, तो खड़ीन है ये भी आपको याद रखना है, खड़ीन ये परंपरागत विधि है। और परंपरागत विधि नहीं है पूछा गया था तो इसमें एक आपको दे रखा था ड्रॉपिंग सिस्टम। तो ड्रॉपिंग सिस्टम है ये अभी शुरू किया गया है, जो लगभग क्या है 1990 और 2000 के आसपास ही आया था। ठीक है ना, तो ड्रॉपिंग सिस्टम है ये नई पद्धति है, न की प्राचीन पद्धति है। तो ड्रॉपिंग सिस्टम है ये इसका उत्तर हो जाएगा परंपरागत विधियों में। ठीक है ना, इसके अलावा अगर अपन बात करें कौन सी राजस्थान की भाषा नहीं है, राजस्थान की भाषा ये पहले आ गया था मैथिली। कौन सी राजस्थान की बोली, ढूंढाड़ी, ये मैंने पहले। शून्यवाद का जनक, शून्यवाद का जनक किसको कहा जाता है, तो शून्यवाद का जनक कहा जाता है नागार्जुन को। शायद सर ने आपको बता भी दिया होगा किसको कहा जाता है, नागार्जुन को शून्यवाद का जनक कहा जाता है। तो नागार्जुन आपको याद रखना है, शून्यवाद का जनक किसको कहा जाता है, नागार्जुन को। अब इनके अलावा जूट किस समय की, जूट किस समय की वर्षा है, नहीं ऐसा नहीं होगा। जूट की जो खेती है वो किस समय की जाती है ऐसे आएगा ये। यानी जूट की कृषि है, जूट की कृषि किस समय की जाती है या किस ऋतु के अंदर की जाती है ऐसे पूछ सकता है। तो ऋतु के अंदर पूछेगा तो ग्रीष्म ऋतु आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्रीष्म ऋतु आ जाएगा। और अगर आपको समय पूछे तो ये लगभग मार्च से मई के बीच में की जाती है, मार्च से मई के बीच में ये की जाती है। तो अगर आपको समय पूछे तो मार्च से मई के बीच में आ जाएगा। और अगर आपको पूछे ऋतु तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर ये खेती की जाती है, किसकी, जूट की। और जूट सबसे ज्यादा कहाँ होती है अभी, पश्चिमी बंगाल के अंदर होती है। पश्चिमी बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा खेती होती है किसकी, जूट की। और L2 के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि मतलब जूट की खेती से संबंधित और आपको पूछे तो जूट की जो कृषि है उस पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो विभाजन का सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ा था, जूट की कृषि पे पड़ा था। जूट के जो उत्पादन क्षेत्र है वो कहाँ चला गया था, बांग्लादेश के अंदर चला गया था। उस समय पाकिस्तान ही था वो। ठीक है, 71 के अंदर क्या था, बांग्लादेश बना था। तो अपन बात करें कि यानी जूट की खेती पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था भारत पाकिस्तान के विभाजन का। ठीक है ना, ये आपको प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। याक कहाँ पाए जाते हैं, याक जो है बर्फीला जानवर है भाई, सीधी सी बात है। वो बर्फ में रहना रो, ठंडे वातावरण में रहना रो जीव है।
तो आपने ठंडो वातावरण ज्यादा कटे लद्दाख को एरियो है बिंग अंदर कैसका केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर। अब धाना ऑप्शन में क्या मिलियो है तिब्बत भी आस के अगर विदेश के अंदर आप बात करा यानी विश्व के संदर्भ में थाने पूछे जा तो यानी जो को ठंडा जगह एरिया है बंग अंदर की है याक पाए जाए। तो याक अगर राजस्थान के अंदर अपन पूछे सॉरी भारत के अंदर है तो लद्दाख क्षेत्र आएगा इसके अंदर लद्दाख ठीक है ना। तो यानी याक है भारत के अंदर लद्दाख जो क्षेत्र है उसके अंदर पाए जाते हैं या ऊंचे बर्फीले भागों में कह सकते हैं हिमालय पर्वत के ऊंचे जो बर्फीले भाग है ना उनके अंदर याक सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब अगर अपन बात करें ये आपको बता ही दिया था सर ने इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला फुल फॉर्म पूछी गई थी इसकी और ये पर्यावरण आकलन का काम करता है ठीक है ना एक संगठन है जो पर्यावरण आकलन देता है। अशोक स्तंभ में सिंह का मुख क्या है की दिशा क्या है। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि कितने सिंह हैं ये पूछा गया था। अगर आपको पूछ ले अशोक स्तंभ पर कितने सिंह हैं तो 4 सिंह हैं सीधी सी बात है। यानी दिखाई एक देता है एक दूसरे की पीठ दिए हुए 4 शेरों के जो मुख हैं वो इस पे दिए गए हैं ठीक है ना। तो इसमें अगर आपको किस दिशा में है तो ये चारों दिशा के अंदर है भी सीधी सी बात है कोई एक दिशा को नहीं एक को इन मुंह है एक को इन है यानी एक का नहीं एक दूसरे की पीठ जुड़े रख रहे हैं ठीक है ना। इनके बाद में आप बात करें कार्तिक अमावस्या का त्योहार। कार्तिक अमावस्या का त्योहार है कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है तो कार्तिक अमावस्या ने के मनाया जाए दिवाली मनाया जाए। दिवाली कब मनाई जाती है कार्तिक अमावस्या को मनाएगी ये ठीक है ना। कार्तिक का 15 गया आई दिवाली ठीक है नहीं। तो कार्तिक का जब 15 जाए जब दिवाली आ जाए। पर्वतारोही के लिए आवश्यक किट पूछी गई तो किट के अंदर अपन बात करें सारा इंपोर्टेंट हुआ है बा ऑक्सीजन किट हुआ है ऑक्सीजन किट हुआ है बा की है। ऑक्सीजन के बगैर अगर ऊंचाई पे जाएगा तो उसको सांस नहीं मिलेगा तो वो क्या है विजन ही खत्म हो जाएगा। तो पर्वतारोही के लिए सबसे आवश्यक किट होती है ऑक्सीजन किट उसके अलावा और कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन ऑक्सीजन किट नहीं होगी तो वो मर जाएगा। तो उसके अलावा अगर अपन बात करें पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था तो पारिस्थितिकी शब्द ये दिया था टेंसले ने। पारिस्थितिकी शब्द का जनक किसे है टेंसले को कहा जाता है। या फिर आपको पूछ ले प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था तो ये कल ने दिया था ठीक है। अब इनके अलावा जो भी क्वेश्चन है ये हमने बता दिया आपको इतने क्वेश्चन बाकी अब मैथ के भी क्वेश्चन लेके आएंगे और साइंस के जो अदर क्वेश्चन है वो भी लेके आएंगे और इसके अलावा साइको के भी प्रश्न लेके आएंगे। आपके पास जो प्रश्न आपको याद है आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें भेज सकते हो हम आपके पूर्ण रूप से हेल्प करेंगे दोस्तों। और आज हमने जो आपको बताया उसके हिसाब से आपको आगे भी हम जितने भी पेपर होंगे उसके अंदर हम आपको तुरंत लेकर के प्रश्न बच्चों से उपलब्ध जैसे ही होंगे हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सब मेरे प्यारे मित्रों से रिक्वेस्ट है कि सभी लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।